नमस्कार। सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर तोयबा और टीआरएफ के 3 आतंकवादी मार गिराए गए। उनके पास से कई हथियार बरामद हुए हैं जिनका चाइनीज कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है। वहां मिले सैटेलाइट फोन भी चीन में बने हैं। ये सैटेलाइट फोन आतंकवादियों के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। ये सवाल उठ रहा है कि ये फोन आतंकवादियों तक पहुंचे कैसे? सीधे चीन की मार्फत या पाकिस्तान के जरिए इनको मिले हैं? लेकिन सेना और सुरक्षा बलों के साझा ऑपरेशन में हथियारों की जो बड़ी खेप बरामद हुई है वो ये साफ कर देती है कि किस तरीके से आतंकवादी संगठन बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार बैठे थे और कैसे उन्हें सीमा पार से मदद मिल रही थी। हम आपको बताते हैं कि हथियार क्या क्या हैं और कहां कहां बने हैं, क्योंकि बड़ा जखीरा मिला है। ये जो उपकरण उन्हें मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा जो चीन के टेरर कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। वो उपकरण जिससे वीडियो भेजे जाते थे, आतंकवादी सैटेलाइट फोन के जरिए वीडियो जो है वो अपने हैंडलर्स को भेज रहे थे। आतंकवादी पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादियों के पास एक जैसे ही उपकरण हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। जब ये भी आपको बता दें कि जो 2 AK-47 राइफल्स बरामद हुई हैं इन आतंकवादियों से, असॉल्ट राइफल वो काफी खतरनाक है। दुनिया में सबसे पहली असॉल्ट राइफल 7.62 इंटू यानी कि 7.62 से इसको अगर देखें तो 39 मिलीमीटर का इसमें कारतूस होता है। 400 मीटर की दूरी की इसकी रेंज रहती है। 710 मीटर प्रति सेकेंड की गति से सोवियत संघ के वक्त की ये जो मिखाइल कैलाशनॉफ हैं उन्होंने इसको बनाया था। इसे इसी वजह से कैलाशनिकोव राइफल कहा जाता है। तो आप जो देख रहे हैं AK-47 राइफल, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग हथियार समझ लीजिए इन आतंकवादियों का है। और इसको सबसे बड़ी इसकी खूबी यह है कि चाहे कितनी गर्मी हो या ठंड में भी ये आराम से काम करती रहती है। तो 2 AK-47 असॉल्ट राइफल्स इन आतंकवादियों से बरामद हुई हैं। उसके साथ साथ जर्मन असॉल्ट राइफल भी इन आतंकवादियों से बरामद हुई है। पूर्वी जर्मनी में निर्मित ज्यादातर ये हथियार हैं। भारतीय राष्ट्र राइफल्स इनको इस्तेमाल करती है। तो कहीं ना कहीं ये भी पता हो सकता है कि ये आतंकवादियों ने किसी पहले हमले में बरामद की हुई जर्मन राइफल्स जो हैं ये इनके पास से बरामद हुई हैं। तो ये खतरनाक असॉल्ट राइफल्स हैं और काफी जबरदस्त मारक क्षमता इन हथियारों की है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कारतूस, हथियार और जो बाकी आर्म्स एंड एम्यूनिशन का जखीरा जो है वो प्राप्त हुआ है। चलते हैं सीधे, राजीव रंजन हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, ये जो हथियार मिले हैं काफी खतरनाक हथियार हैं इन आतंकवादियों के पास से जो बरामद हुए हैं, साथ ही साथ चीन द्वारा दिए गए उपकरण भी यहां से मिले हैं। यानी कि चाइना के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए किस तरीके से दहशतगर्दी को बढ़ाया जा रहा है उसका बिल्कुल सबूत है ये। बिल्कुल सबूत है। और खासतौर से पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद जो सुरक्षा बल जो आतंकियों पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं उसकी एक बड़ी कामयाबी है। तीनों जो लश्कर के आतंकी हैं वो मारे गए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो शाहिद नाम का जो शख्स है वो लश्कर का शोपियां का कमांडर माना जाता है। शोपियां के बारे में आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के इलाका है। एक जमाने में हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब हिजबुल की जगह धीरे धीरे लश्कर ने ले लिया है। जो पाकिस्तान से जिसके जो आका बैठे हुए वो निर्देश देते हैं। और अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो 60 से 70 के करीब आतंकी बचे हुए हैं। और वो आतंकी अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कभी पहलगाम में तो कभी कोई और दूसरी जगह आतंकी हरकत करते रहते हैं। और सीधा मतलब ये है कि इनको हथियार पाकिस्तान से मिलते हैं, पाकिस्तान से सीधा निर्देश मिलता है। और कई बार इनके पास से चीन में बने हुए हथियार भी बरामद हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब सेना जो है और सुरक्षा बल की बात करें, उन्होंने बिल्कुल कमर कस ली है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और पूरे जम्मू कश्मीर में धरपकड़ चल रही है कि जहां भी आतंकी पाए जा रहे हैं, चाहे जंगल में छिपे हो चाहे कहीं भी छिपे हो, उनको मार गिराया जाएगा। सरकार की सख्त नीति है कि अब एक भी आतंकी जम्मू कश्मीर में नहीं दिखेगा। जो भी आतंकी हैं अब वो भागते हुए दिख रहे हैं। जी, तो ये जो आतंकवादी हैं इनको कैसे
चाइना से उपकरण जो है पाकिस्तान से होते हुए मिल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है राजीव। इस पर जो हमारे सुरक्षा जो एस्टैब्लिशमेंट है, apparatus है, कितनी चिंता है इस बात की कि चाइना के हथियार सीधे सीधे अब आतंकवादियों के हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और चीन का कनेक्शन क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जो है किसके सह पर जो कूदता है वो चीनी है। पाकिस्तानी सेना की बात करें, चाहे थल सेना की बात करें, नौसेना की बात करें, या इवन वायुसेना की बात करें, सारे हथियार आपको चीन में बने हुए दिखेंगे। पाकिस्तान के पास जो फाइटर है JF-17 वो पाकिस्तान में बना हुआ है। फ्रिगेट जो है पाकिस्तान के पास जो है वो चीन में बना हुआ है। पाकिस्तानी थल सेना का आपको ज्यादातर हथियार आपको चीन में बने हुए देखेंगे। तो हर कुछ चीन में बना हुआ हथियार है, और ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का एपेक्स सेंटर है। जम्मू कश्मीर में जो शांति का माहौल बिगाड़ने का काम, सबसे बड़ा काम अगर कोई करता है तो पाकिस्तान ही करता है। आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए वो सेना पर फायरिंग करता है, युद्ध विराम का उल्लंघन करता है। ये दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि पाकिस्तान बार बार कहता है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर है। लेकिन आप अगर देखिएगा तो हाफिज सईद कहाँ है? पाकिस्तान में। असद बजर का कहाँ पर है? ये सब पाकिस्तान में है। आपको ओसामा बिन लादेन कहाँ पर था? वो भी पाकिस्तान में। तो जितने सारे आतंकी आपको दिखेंगे सब पाकिस्तान में, और सबका सीधा कनेक्शन जो है चीन से भी आपको नजर आएगा। कहीं ना कहीं चीन भी सपोर्ट करता है। आपको याद होगा जब TRF में यूएन में बैन करने की बात हुई थी तो पाकिस्तान का समर्थन जो है चीन ने किया था, जिस पर बैन नहीं हो पाया था। जी। तो ये लगातार जिस तरीके की रिकवरीज हो रही हैं राजीव, एक सवाल मैं आपसे और भी पूछना चाहता हूं इस वक्त, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जी। कहें तो विराम पर है, कॉमा लगा है, फुल स्टॉप नहीं। एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि जो पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने हमला किया था, उन आतंकवादियों को लेकर सेना क्या कह रही है? देखिए, सेना का ये साफ कहना है कि जिन आतंकियों ने 4 के करीब आतंकी बताए जा रहे हैं, और 3 के करीब जो आतंकी है जो उसके मददगार जो मॉनिटर कर रहे थे, जो भी आतंकी हैं वो जम्मू कश्मीर छोड़ के बाहर नहीं गए, कहीं छिपे हुए हैं, और उनको कुछ ना कुछ लोकल सपोर्ट मिल रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी उनको कुछ निर्देश मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है। तो उनको आज नहीं तो कल मारा जाना तय है। कोई भी आतंकी का जम्मू कश्मीर में सक्रिय होता है तो 6 महीने से ज्यादा, 1 साल, एक से ज्यादा 1.5 साल, इससे ज्यादा कोई आतंकी जो जिंदा नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात जो सरकार ने कहा था कि हम आतंकियों को मार गिराएंगे, और जो 9 आतंकी ठिकाने जिस तरह से भारत ने उसको टारगेट किया, उन आतंकी ठिकानों को देखिए, उसकी रेंज देखिए। ये पाकिस्तान में कोई ऐसा जगह नहीं है। आपको पहली बार बहालपुर को हिट किया गया 54 साल में, जो जैश का हेडक्वार्टर है मुर्दके में हिट किया गया, मुजफ्फराबाद में हिट किया गया। तो आतंकी के जो मददगार हैं उनको हर जगह हिट किया। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान अपने आप को चाहता है, अपने वजूद को बचाना चाहता है, तो आतंकवाद से अपने आप को दूर रखे। अगर आतंक के साथ रखेगा तो जिस तरह से पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, उनका एयरफील्ड तबाह हुआ, उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ, और सबसे बड़ा कि पाक सेना का मनोबल जो है इतना नीचे गिर गया है। इसकी वजह है कि आतंक का साथ देना। आतंक से दूरी बना ले तो पाकिस्तान की खैर है, नहीं तो फिर पाकिस्तान का खत्म होना निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव। कर्नल दानवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, जो राजीव से भी हम डिस्कशन कर रहे थे, अब ये जो चाइनीज सैटेलाइट और बाकी जो वेपनरी जो आतंकवादियों के पास मिली है जम्मू कश्मीर में, कितना चिंता का विषय है? हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि पाकिस्तान का पूरा जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है उसके हथियार जो हों ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से आ रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों के हाथ में अगर चाइनीज हथियार दिख रहे हैं, इसका मतलब चाइना के रास्ते से पाकिस्तान तक जो हथियार पहुंच रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए, कोई आज से नहीं हो रहे हैं। जब से कश्मीर के अंदर ये इंसर्जेंसी और टेररिज्म शुरू हुआ है, तब से चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। और चाइनीज हथियार ही नहीं, यहाँ पर रशियन मेक के हथियार भी बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। याद रहे कि ये जितने भी हथियार आप देख रहे हैं, ये दरअसल जब मुजाहिदीन रशियंस के खिलाफ लड़ने के लिए उतारे गए थे और अमेरिकन एड मिला करती थी, तो ये अमेरिकन एड से चाइनीज हथियार खरीदे गए थे। और अमेरिकी और के जो जिहाद जो था, ये सऊदी करेक्शन जो रशियन फोर्सेस के खिलाफ, उसमें जो जितना हथियार
एकत्रित किया गया या जितना हथियार आया, वो अब हथियार इन आतंकवादियों के हाथ लगा है। बात पुरानी हो गई है, लेकिन ये हथियारों की जो खेप है ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। और उसमें ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मॉडर्न चाइनीज हथियार भी अब उसी रास्ते से यहाँ पर आ रहे हैं, आ सकते हैं, क्योंकि क्योंकि चाइनीज रूट तो खुल चुका है और आज से नहीं खुला है, तो काफी समय हो गया है। तो इसलिए इसमें ज्यादा चौंकने वाली कोई बात नहीं है। चौंकने मेजर्स पाए जाते हैं, जैसा कि रजौरी साइड में पाए गए। वहां पे जब वो पाए गए तो वो चिंता का विषय बना था, क्योंकि वो सारा का सारा हथियार अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान छोड़ के गई थी, और अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए आतंकवादियों के हाथ में आना, खास तौर से उत्तम टेक्नोलॉजी का आना, जैसे कि आपका थर्मल इमेजर और पैसिव नाइट साइट, तो उससे एक चिंता जरूर बढ़ी थी। लेकिन ये जिस तरीके के हथियार जो मैं आपके विजुअल्स पे देख सकता हूँ, ये बिल्कुल बेसिक वेपनरी है और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से हमें बहुत चिंता हो। ये बड़ी नॉर्मल वेपनरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर आगे आप बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि पाकिस्तान का हर मोर्चे पर समर्थन करने वाले चीन और को भारत ने एक बड़ा झटका दिया है। चीन के प्रोपेगेंडा वॉर पर भारत ने कड़ा प्रहार करते हुए भारत में ग्लोबल टाइम्स का जो एक्स अकाउंट है उस पर बैन लगा दिया गया है। फिलहाल शिन्हुआ के एक्स अकाउंट को भी भारत ने बंद कर दिया है। आरोप यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई भ्रामक और गलत खबरें यहां से चलाई गई थी, फैलाई गई थी। ये तय हो गया है कि भारत में अब चीनी प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। तुर्की ब्रॉडकास्टर टीआरटी वर्ल्ड का अकाउंट को भी बैन किया गया है, जो आगे आपको बताएंगे। फिलहाल चीन की बात करते हैं, जिसका प्रोपेगेंडा वॉर पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। पाकिस्तान के मित्र देश चीन के साथ तुर्की के प्रोपेगेंडा पर भी भारत ने कड़ा प्रहार किया है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, चाइना के जो अकाउंट्स हैं, जो चाइनीज सपोर्टेड अकाउंट्स हैं, इनको न्यूज़ एजेंसी के तौर पर या न्यूज़ आउटलेट्स के तौर पर मास्क जरूर किया जाता है, लेकिन सबको पता है ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का एक अभिन्न अंग है। उसको ब्लॉक करना कम से कम एक मैसेज जरूर भेजता है। जी देखिए अंकित, ये बहुत कड़ा मैसेज है, क्योंकि आपको याद होगा ग्लोबल टाइम्स पर पहले भी आज से 3 दिन पहले जो हमारे चीन में जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने कड़ा एतराज़ व्यक्त किया था एक्स पर, और बाकायदा ग्लोबल टाइम्स को ये लिखा था उन्होंने जवाब देते हुए ट्विटर पर कि इस तरीके से आप पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसको आप अपने ग्लोबल टाइम्स में महत्वपूर्ण जगह दे रहे हैं, यानी आप उनके प्रोपेगेंडा को, उनके झूठ को, उनके बेसिर की बातों को आप इतनी जगह दे रहे हैं। तो कम से कम आप जब एक कोई खबर इस पर करें तो इंडियन एक होता है कि पत्रकारिता में कि जब भी आप इस तरीके की खबर करते हैं तो दोनों पक्षों से बात करते हैं। तो इंडियन पर्सपेक्टिव के बगैर जो है आपने उसको छाप दिया, तो इसका उन्होंने कड़ा एतराज़ किया था। और ना सिर्फ ग्लोबल टाइम्स का बिल्कुल बल्कि सिन्हुआ जो है उसको भी, और टीआरटी जो कि तुर्की की सरकारी एजेंसी है उसको भी कहीं ना कहीं ये सारे, ये जितनी भी न्यूज़ एजेंसियां हैं ये तीनों, ये सारे जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा है उनको ये लोग बाय कर रहे थे बाकायदा। अभी आप देखिए इंटरनेशनल कई सारे मीडिया में जो डीजी आईएसपीआर ने झूठ बोला था पहले कि एक महिला पायलट उनके कब्जे में है, फिर 2 दिन बाद उन्होंने कह दिया कि कोई ऐसी महिला पायलट उनके कब्जे में नहीं है। ये तो सोशल मीडिया के जरिए खबर चल रही थी। तो लगातार जो डीजी आईएसपीआर है उनकी ओर से डॉक्टर्ड वीडियो, झूठी बातें लगातार कही जा रही थी, और बिना उनको जांचे हुए ये तीनों ही, जो टीआरटी है, जो शिन्हुआ है और जो ग्लोबल टाइम्स है, ये तीनों ही उनको बाय कर रहे थे और बाकायदा एक प्रोमिनेंट उनको, मतलब कि उनकी बातों को जगह दे रहे थे। तो इससे ये पता लगता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के एक प्रोपेगेंडा के साथ में तुर्की की सरकारी जो समाचार एजेंसी है वो है, और चीन की जो 2 जो गवर्नमेंट के माउथपीस हैं वो थे। तो इनको बैन करके रोक रहा हूं आपको एक सेकंड। इस वक्त डीजी सीआरपीएफ और डीजीपी छत्तीसगढ़ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो बीजापुर में बड़ा नक्सली ऑपरेशन हुआ था उसको लेकर इस वक्त बता रहे हैं, जरा सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे।
माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने हेतु आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति बनाई है, जो बहुत ही कारगर साबित हो रही है। केंद्रीय बलों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर 2019 से 2025 के दौरान भिन्न प्रकार के कुल 320 कैंप नक्सल प्रभावित राज्यों में स्थापित किए हैं। इनमें से 185 एफओबी एवं जेटीएफ सम्मिलित हैं। इन कैंप्स में परिचालनिक आवश्यकताओं को देखते हुए 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड भी बनाए गए हैं। इससे सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियानों में सुविधा हुई है एवं जनता में सुरक्षा की भावना का जागरण हुआ है। इन कैंप्स के लगने से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी तीव्र हुई हैं। सड़कों का निर्माण हुआ है, मोबाइल टावर्स लगे हैं, स्वास्थ्य सेवा गांव तक पहुंची है, बस चली हैं। लोगों ने सरकार को अपने पास अपने लिए काम करते हुए देखा है। यह नक्सलवाद की समाप्ति की ओर एक वृहद कदम है। इसी प्रकार फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस की संख्या भी 2014 में जो 66 थी, अब बढ़कर 555 तक पहुंच चुकी है। इससे पुलिस निज सुरक्षा के साथ अभियानों में लगी हुई है। सुरक्षा बलों के शिविरों ने न केवल सरकारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाया है, बल्कि चुनावों में स्थानीय ग्रामीणों की अधिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है, जिसका परिणाम उन क्षेत्रों में अधिक मतदान के रूप में सामने आया है जहां पर शिविर स्थापित किए गए हैं। इसी मुहिम के तहत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एवं इन्वेस्टिगेशन को भी मजबूत किया गया है। केंद्र एवं राज्य की सभी एजेंसियों ने मिलकर नक्सलवाद के वित्तीय स्रोतों को भी चोक किया है। एनआईए और राज्य की अन्य एजेंसियां माओवादी नेताओं, कैडरों और सहायकों पर मुकदमा चलाने और निर्दोष ग्रामीणों को न्याय दिलाने हेतु महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ा रही हैं। एनआईए ने राज्य पुलिस के जांचकर्ताओं की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। इस कालखंड में केंद्रीय एवं विभिन्न राज्यों की पुलिस ने मिलकर नक्सलियों के गढ़ के रूप में चिन्हित दुर्गम अंचल जैसे कि बिहार में स्थित चक्रबंदा पहाड़ी इलाका, झारखंड में स्थित बूढ़ा पहाड़ एवं आप जहां बैठे हैं वहां के नज़दीक कर्रेगटालू पहाड़ को केंद्रीय बलों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाकर नक्सल मुक्त किया है। यह दुर्गम पहाड़ी अंचल नक्सलियों के गढ़ के रूप में कार्य कर रहे थे एवं सुरक्षा बलों के लिए लंबे समय तक नो गो इलाके थे। इनके क्लियर होने से आने वाले समय में नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति अति सहज होती दिखती है। हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा निर्धारित लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में रिलेंटलेस और रूथलेस अप्रोच से हम मार्च 31, 2026 तक देश को निश्चित तौर पर नक्सल मुक्त करेंगे। ऐसा करने के लिए हम सभी प्रतिज्ञाबद्ध हैं। अब मैं छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक से अपने विचार रखने का अनुरोध करता हूं, परंतु उससे पहले मैं अपने मीडिया के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आज यहां हमारे आमंत्रण पर आए। विशेष तौर पर दिल्ली से आए मीडिया साथियों को धन्यवाद देता हूं कि परेशानी और कष्ट के बावजूद आप बीजापुर तक आए। आपके सपोर्ट के बिना हम यह लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आशा है आपका सपोर्ट हमको सदैव मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर। राज्य सरकार की वामपंथी उग्रवाद विरोधी रणनीति मुख्य रूप से सशस्त्र माओवादी संरचनाओं की सैन्य क्षमताओं को कम करने और स्थानीय ग्रामीणों का विश्वास और समर्थन जीतने के अलावा राज्य सरकार की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर केंद्रित है। बस्तर के अंदरूनी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नवीन कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित ग्रामों को चिन्हांकित कर शासन के विभिन्न कल्याणकारी एवं विकास कार्यों के सैचुरेशन मोड में क्रियान्वयन हेतु नियत नेल्ला नार कार्य योजना तैयार कर उसे मूर्त रूप दिए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय आदिवासी गोंडी हल्बी भाषा में नियत नेल्लानार का अर्थ है आपका अच्छा गांव। नियत नेल्लानार कार्य योजना के तहत अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नवीन कैंप स्थित ग्राम सहित आसपास के 5 किलोमीटर में स्थित ग्रामों का समूह बनाया जाकर निवासरत ग्रामीणों को शासन के कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुफ्त चावल, नमक, चना, चीनी,
मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर, मुफ्त 500 यूनिट बिजली प्रति कनेक्शन, सोलर हाई मास्ट, सोलर ऑपरेटेड पानी टंकी और स्टैंड पोस्ट सोलर ड्यूल पंप एवं विकास कार्यों से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में नवीन सुरक्षा कैंपों के समीप 5 किलोमीटर के दायरे को बढ़ाकर 10 किलोमीटर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे नवीन चिन्हांकित 179 ग्रामों सहित कुल 325 ग्रामों में योजनाओं के सैचुरेशन मोड में क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई की जा रही है। अब मैं ये जो ऑपरेशन जिसके बारे में आज हम सभी इकट्ठा हैं उसके बारे में कुछ बात कहूँगा। माओवादियों के सबसे मजबूत सशस्त्र संगठन PLGA बटालियन, CRC कंपनी एवं तेलंगाना स्टेट कमेटी सहित अनेक शीर्ष काडर्स की शरण स्थली जिला सुकमा एवं बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में थी। उक्त क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सुरक्षा बलों द्वारा अनेक नवीन सुरक्षा कैंपों की स्थापना की जाकर आसूचना आधारित अभियानों का संचालन किया जा रहा है। सुरक्षा बलों का वर्चस्व बढ़ने के फलस्वरूप माओवादियों द्वारा यूनिफाइड कमांड का गठन किया गया है और उक्त स्थान से पलायन कर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ एवं जिला मुलुगु तेलंगाना की सीमा पर माओवादियों द्वारा अभेद समझे जाने वाले करे गुटालू पहाड़ पर शरण ली गई है। करे गुटालू पहाड़ लगभग 60 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक चौड़ा अत्यंत दुष्कर पहाड़ी क्षेत्र है। उक्त पहाड़ी की भौगोलिक परिस्थिति काफ़ी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण है। माओवादियों द्वारा विगत 2.5 वर्ष में धीरे धीरे उक्त पहाड़ी में अपना बेस तैयार किया गया है, जिसमें उनके लगभग 350 आर्म्ड कार्डर सहित PLGA बटालियन की टेक्निकल डिपार्टमेंट, TD यूनिट एवं अन्य महत्वपूर्ण संगठनों की शरण स्थली थी। KGH मतलब करे गुटालू हिल पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए CRPF, STF एवं DRG की संयुक्त टीमें बनाई गई। उनको कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग की गई और अप्रैल 21 को सुरक्षा बलों को ऑपरेशनल एरिया में इंडक्ट किया गया। अभियान के संचालन और सुपरविजन के लिए जिला, रेंज एवं मुख्यालय स्तर पर बीजापुर, जगदलपुर और रायपुर में सतत मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। सुरक्षा बलों को लॉजिस्टिक्स, इंडक्शन एवं कैशबैक इवैक्यूएशन सपोर्ट के लिए एयरफोर्स एवं BSF के हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। इस कंट्रोल रूम के द्वारा अभियान को निरंतर दिशा निर्देश दिए गए, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा बल माओवादियों के कई हाइडआउट्स को ध्वस्त करने में सफल रहे। कुछ दिन पहले 4 मई NDTV ने बालकनी में गमले हटाए मुहिम जो थी वो चलाई थी। इसमें बालकनी में रखे गमलों से होने वाली दुर्घटनाओं की आशंकाओं पर लोगों से बात की गई। अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने सख्त कदम उठाते हुए गमले हटाने के निर्देश दिए हैं। भविष्य में दुर्घटना होने पर जो रेजिडेंट एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष, सचिव, बिल्डर और फ्लैट मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने बालकनी में गमला गिरने से हुए एक बच्चे की मौत की घटना का संज्ञान लेते हुए इस सभी सोसाइटी के पदाधिकारियों को बालकनी की दीवार पर गमला ना रखने के निर्देश दिए हैं। असुरक्षित AC यूनिट पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या क्या नोएडा अथॉरिटी के इस पर निर्देश आए हैं वो भी जरा आपको बता दें। बालकनी की पैरापेट वॉल पर गमले रखने की मनाही की गई है। गमला गिरने से हादसा हुआ तो FIR जो है वो दर्ज की जाएगी। फ्लैट मालिक और रेजिडेंट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष होंगे और सचिव पर भी केस चलाया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी सख्त कार्रवाई करेगी। गमले हटवाने की जिम्मेदारी अब रेजिडेंट एसोसिएशन की होगी और नोटिस बोर्ड या WhatsApp ग्रुप पर लोगों को जागरूक करने को कहा गया है। हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने नोएडा की एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों से इस बारे में बात की। उन्होंने प्राधिकरण के फैसले का स्वागत किया है। NDTV की मुहिम बालकनी से गमले हटाओ का बड़ा असर हुआ है। इसको लेकर जो नोएडा अथॉरिटी है उसने संज्ञान लिया है। उसने ये आदेश दिया है कि जो बालकनी की पैरापेट वॉल पे गमले रखे जाते हैं उसे तुरंत हटाया जाए, क्योंकि अगर इससे
कोई भी हादसा होता है तो जो फ्लैट के ओनर हैं या जो एओए के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं और जो बिल्डर हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो जो अथॉरिटी ने ये आदेश जारी किया है, इस पर जो हाई राइज बिल्डिंग में नोएडा में जो लोग रहते हैं उनकी क्या राय है, उसको जानने के लिए हम नोएडा की सोसाइटी में पहुंचे हैं और यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। मैम, जो बालकनी में गमले रखे रहते हैं, जो पैरापेट वॉल पे, उसको हटाने का नोएडा अथॉरिटी ने आदेश दिया है, इसे कैसे देखती हैं आप? मैं पूरी तरह से नोएडा अथॉरिटी के इस डिसीजन को मैं सपोर्ट करती हूँ और मैं समझती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है वो सब इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कई बार हम वैसे गमले रख तो देते हैं पर अचानक तेज़ आंधी आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए तो वो गमले नीचे गिरते हैं और नीचे कोई भी है उसे लग सकता है और कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बैल्कनी में काफ़ी गमले लगे हैं और लगाना भी चाहिए, पर हम सब ने उसे अपने बैल्कनी के अंदर की तरफ लगाए हैं और इसे नीचे रखते हैं कि ताकि ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हो। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ये डिसीजन सही है। और मैम, आपका क्या नाम है? आरती। मैम, ये जो फैसला हुआ है ये क्यों इतना ज़रूरी था? क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह से ऐसे मामले सामने आए। हाँ, वो इसीलिए ज़रूरी था। अभी एक घटना ग्रेटर नोएडा की, एक बच्चे के ऊपर गमला गिरा तो अननेसेसरी किसी को चोट लगे, तो इसलिए बेहतर तो यही है कि हम अंदर की साइड गमले रखें। प्लांट सुंदरता बढ़ाते हैं वो ठीक है, लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रख के भी, लोगों का ध्यान रख के भी चलना चाहिए। तो अथॉरिटी के इस नियम के साथ हैं हम। मेरे सहयोगी पल्लव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल्लव, नोएडा में कम से कम जो अथॉरिटी है उसने संज्ञान जरूर लिया है। आप जिस तरीके से लोगों से बात कर रहे थे, खुशी भी उन लोगों में है और इसका स्वागत भी किया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि समस्या के बारे में सबको पता है। लोग अभी भी जाने अनजाने में गमले जो हैं वो अभी भी बिल्कुल अपनी बाउंड्री वॉल पर रख देते हैं। अब बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमने खबर चलाई थी 4 मई को, आपको याद होगा, उसका अब बड़ा असर हुआ है और नोएडा प्राधिकरण ने इस खबर का संज्ञान लिया है। लेकिन सवाल यही है कि अभी भी कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं, मैं कई ऐसी सोसाइटीज़ में गया हूं जहां पर अभी भी लोग जागरूकता होने के बावजूद उनको व्हाट्सएप ग्रुप में, नोटिस बोर्ड पर, तमाम जगह पर ये बताया जाता है कि आप जो पैरापेट वॉल है वहाँ से चाहे गमले हों या फिर आप AC का आउटर हो उसको रिमूव करें, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग इसका जो है पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो नोएडा प्राधिकरण ने ये आदेश जारी किया है कि अब अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो जो लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं, चाहे वो रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष या सचिव हों या फिर फ्लैट के मालिक या फिर बिल्डर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अगर इसका जो है सख्ती से पालन किया जाता है तो आने वाले समय में जो ये लोग हैं शायद अब इसका पालन करें और जो लगातार दुर्घटनाएँ देश के अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं उसमें भी कमी आए। जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मुहिम लागू करने की बात की गई है नोएडा अथॉरिटी द्वारा, कब से ये लागू होगी और साथ ही साथ जो AC यूनिट्स भी दीवारों पर टांग दिए जाते हैं उसको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए? बिल्कुल साफ तौर पे देखिए, इसको तत्काल प्रभाव से ही कल ही ये आदेश जारी कर दिया गया था और कल से ही ये आदेश जो है लागू कर दिया गया। तमाम जो सोसाइटीज़ हैं उनके जो एओए के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं उनसे बाकायदा ये लिस्ट मांगी गई है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं आपकी सोसाइटी में जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक भी जो है अपने पैरापेट वॉल से आपके कहने के बावजूद नहीं हटाए। उनकी एक बाकायदा सूची जो नोएडा प्राधिकरण को सौंपी जा रही है, उसकी जो कार्रवाई है तत्काल प्रभाव से कल से ही शुरू कर दी गई है। और ये साफ तौर पर कहा गया है, न सिर्फ गमले बल्कि चाहे अब AC के आउटर हों, चाहे वो मेन एरिया में हो या कॉमन एरिया में, उनको तत्काल प्रभाव से जो हटाया जाए। और ये भी जानकारी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसको लेकर जो है अथॉरिटी के लोग भी जाके संबंधित सोसाइटी में विजिट करेंगे और इसका जो है सख्ती से पालन कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक बड़ा फैसला सामने आया है। नई चिप यूनिट लगाने की घोषणा की गई है। मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर यूनिट की घोषणा की है। यह यूनिट उत्तर प्रदेश के जेवर में लगेगी, जिस पर 3,706 करोड़ रुपए का खर्च होगा। जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में
बहुत तेज़ी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन पांचों में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। उसी कड़ी में एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बहुत लंबे टाइम से भारत की एक हार्डवेयर में बड़ी कंपनी रही है। PC, लैपटॉप, कई चीज़ें इनकी मैन्युफैक्चरर कई वर्षों तक रही और आज भी है वो, और फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। इस जॉइंट वेंचर में दिस जॉइंट वेंचर विल मैन्युफैक्चर डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की, जिनके खिलाफ FIR का आदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन का आदेश आया है। उनके कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित बयान दिए जाने पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। जिस वक्त देश अपने शौर्य और पराक्रम पर नाज कर रहा था, उस समय मध्य प्रदेश के ये मंत्री साहब अपने अजीब बयान, निंदनीय बयान, जिसको हम NDTV पर चलाना भी नहीं चाहते हैं, कैबिनेट का जो मंत्री हैं वहां पर विजय शाह, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। मामले ने तूल पकड़ा, विपक्ष ने घेराबंदी शुरू की, पार्टी के अंदर भी दबाव बढ़ा, मंत्री जी से सवाल जवाब किया गया, लेकिन कार्रवाई को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, ऐसा बताया गया। मध्य प्रदेश के महान मंत्री विजय शाह इन तस्वीरों में आपको अच्छे बच्चे की तरह दिख सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की क्लास के अनुशासित छात्र लग सकते हैं, भोले और मासूम भी नजर आ सकते हैं, लेकिन ये इनका असली व्यक्तित्व शायद नहीं है। इनका असल रूप देखना है तो आइए आपको उस मंच पर लिए चलते हैं जहां विजय शाह थे। मंच उनका था, समर्थक उनके थे, मर्जी उनकी थी। ये देखिए ना, महू के कार्यक्रम में कैसे और क्या क्या बड़बड़ा रहे थे, मंच पर कैसे फनफना रहे थे, धारा प्रवाह क्या क्या उटपटांग कहे जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब मोदी जी का इसलिए तो तुम्हारे समाज की बहन आके, माफ कीजिएगा, ऑडियो हम नहीं सुना सकते क्योंकि भाषा बहुत अभद्र है। देश की बेटी को लेकर टिप्पणी है और टिप्पणी शर्मसार करने वाली है, निराश करने वाली है। हाव भाव से समझिए, तेवरों से अनुमान लगाइए, मंसूबों को भांपिए, आसपास मौजूद समर्थकों की प्रतिक्रियाओं पर गौर कीजिए। दर्शकों को हम बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह की टिप्पणी इतनी अभद्र है कि हम उसे सुना नहीं सकते। NDTV मंत्री की टिप्पणी को सुनाने लायक भी नहीं समझता। वो तो हमारी मजबूरी है। विजय शाह मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं, लिहाजा जो कुछ कहेंगे उसकी अपडेट आपको देनी है ताकि सनद रहे, प्रदेश को और देश को भी पता लगे। लेकिन मंत्री के बयान को सेंसर करना पड़े तो आप समझ सकते हैं, चोट आम लोगों के दिल पर लगी। विवाद बढ़ना ही था, सवाल पूछे ही जाने थे, पूछे गए तो जनाब मीडिया के सामने आए। दिल में क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन कैमरे के सामने जबान से माफी के कुछ नायाब शब्द जरूर निकले। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है, कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं, और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इतना सा भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो मैं 10 बार माफी। और बयान के बाद हंसी देखी आपने, हंसी का मतलब समझा आपने, फिर से देखिए बयान के आखिर में मंत्री जी की हंसी और आप ही अंदाजा लगाइए कि साहब दिल से माफी मांग रहे थे या दबाव में। लेकिन ये 10 बार माफी मांगे या 100 बार, फिर ऐसा नहीं करेंगे, भरोसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये वही है जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। विजय शाह ने पूर्व CM शिवराज की पत्नी पर भी टिप्पणी की थी। हम वो टिप्पणी भी दिखाने लायक नहीं समझते हैं। देश 2 मोर्चों पर सीना तान कर खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर, दूसरी तरफ दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाकर। ऐसे समय में एक विजय शाह आते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं,
इनकी अपनी फजीहत हुई हो या नहीं पता नहीं, पार्टी और हमारी आपकी जरूर करा देते हैं। ये मिसगाइडेड मिसाइल हैं जो देशवासियों के सीने पर गिरते हैं और उसे ही छलनी कर देते हैं। विजय शाह लगातार 7 बार विधायक रहे हैं, फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं, स्कूली शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन काश स्कूली बच्चों जितनी ही समझ दिखा दिया होता। इनके बारे में कहा जाता है और चुनाव नतीजों से भी लगता है कि विधानसभा इलाके हरसूद में बड़ी अच्छी पकड़ है, काश न्यूनतम सामाजिक मर्यादाओं पर भी पकड़ होती। इंदौर से तनुश्री देसाई के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। देश भर के व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने पाकिस्तान को समर्थन देने पर चीन, तुर्की और अजरबैजान के यात्राओं का बहिष्कार कर दिया है। इन तीनों देशों से कारोबार को लेकर भी CAIT का कड़ा रुख है और इन तीनों देशों से हर तरह के आयात को बंद करने का ऐलान किया गया है। पहलगाम हमले के बाद सीमा पार के आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की और साथ ही साथ अजरबैजान ने पाकिस्तान को खुलकर समर्थन दिया था, जिसके बाद CAIT ने तीनों देशों को करारा जवाब दिया है। तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार को लेकर ट्रैवल और टूर ऑपरेटर्स के संगठन समेत कई संबंधित वर्गों में CAIT संपर्क करेगा और इस अभियान को तेज करेगा। तो क्या भारतीय पर्यटक, इस तरीके का जो बहिष्कार की बात हो रही है, उसका नुकसान किस तरीके से तुर्की पे पड़ सकता है? कुल मिला के जो नुकसान है वो करीब 291.6 मिलियन डॉलर्स का नुकसान अगर भारतीय पर्यटक वहां ना जाएं तो हो सकता है। विवाह, कॉर्पोरेट, सांस्कृतिक और गतिविधियां रद्द होंगे। अप्रत्यक्ष रूप से भी आर्थिक नुकसान तुर्की का हो सकता है। अगर अजरबैजान की बात करें तो वहाँ पर विदेशी पर्यटकों का बहुत बड़ा जो तबका है वो आता है। 2.6 मिलियन विदेशी पर्यटक वहाँ आते हैं। करीब 2.5 लाख भारतीय पर्यटक भी हर साल वहाँ जाते हैं। प्रति भारतीय पर्यटक जो खर्च है वो $1,276 का बताया जाता है।